साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए हम लोग एक बार फिर शुरू करते हैं। आज समान विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन चैप्टर से, ऑक्सीकरण और अवकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महत्वपूर्ण विज्ञान को समझने का प्रयास करें। ये टॉपिक जो है, इसका नाम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये ध्यान रखना है। इसी नाम से इस चैप्टर को केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए कि जो चैप्टर जो है, इसके अंतर्गत हम लोग केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया अर्थात रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में पदार्थों के बीच होने वाले अभिक्रियाओं को स्टडी करना होता, और इसी के अंतर्गत एक अलग तरह का विशेष अभिक्रिया है जिसको हम इस टॉपिक में स्टडी करते हैं। विशेष इसलिए है कि ये एक ऊर्जा का स्रोत वाला अभिक्रिया है। पृथ्वी पर एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जहां भी काम हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा इसी अभिक्रिया का रोल है। हम भोजन करते हैं, उस भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो उसमें इस ऑक्सीडेशन क्रिया का रोल है। अगर ये ना हो शरीर में तो ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी। हम गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो भी यूज करते हैं, वो इसी रिएक्शन से कंप्लीट होता। तो जितने भी ईंधन या ऊर्जा की बात होती है, उसमें मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया का ही योगदान होता है। और इसीलिए बहुत सारे अभिक्रिया हैं केमिस्ट्री में, लेकिन इसको एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ा जाता है। तो ये जो चैप्टर है, इसको हिंदी में देखें तो ये चैप्टर ऑक्सीडेशन को हिंदी में ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ये ऑक्सीकरण है और ये अवकरण है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण, ये दो अभिक्रिया को समझना कि किसको ऑक्सीकरण कहा जाए और किसको अवकरण कहा जाए। और इसी को ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक है, इसमें बहुत सारे अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने का बहुत सा तरीका। जब ऑफलाइन क्लासेस नवजीवन कैंपस का चलता है, तो वहां पर हम जीरो लेवल से यहां पहुंचते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस केमिस्ट्री के अंतर्गत, ये टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं, जिसमें ओल्ड कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को जानते हैं, और तब पहुंचते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने के लिए। जो आज हमको बताएंगे आपको, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए ऑक्सीकरण संख्या के संबंधित बात। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या को यहां समझेंगे, तो उसको समझने का बहुत सारा मोड है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन ऑक्सीकरण कहलाता। जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है तो कहते हैं कि वो अवकरण हो रहा। तो बहुत सारे मोड हैं, लेकिन हम जो यहाँ मोड समझाने जा रहे हैं, वो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी को समझना। और इस टॉपिक में हम जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको समझेंगे, और जो बात है उसको एक टर्म के रूप में यहां पढ़ेंगे। नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन नंबर को। तो नंबर तो जानते ही हैं, और नंबर की जब बात आ जाती है तो नंबर को संख्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो जब हिंदी लिखेंगे इसको, तो इसका हिंदी होगा ऑक्सीकरण संख्या। तो ये ध्यान रखना है ऑक्सीकरण संख्या। तो संख्या हम लोग पढ़ते हैं डिजिट के रूप में। मैथ में जो होल नंबर पढ़ते हैं 0 to 9 तक, 1 2 3 4 9 तक होल नंबर है, पूर्ण संख्या। और उसी से हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं, संख्यात्मक मान को सूचित करते हैं। तो यहां ध्यान रखना, यहां भी संख्या ही है, लेकिन एक संख्या जो मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन को समझाने के लिए यूज होता है कि रिएक्शन को कैसे माना जाए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक संख्या जिसके द्वारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने में मदद मिले, उसी नंबर को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब ये नंबर क्या है, तो ये ध्यान रखना है कि यह एक संख्या होता है। पहला तो ध्यान रखना, यह संख्या होता है जो संख्या किसी तत्व के परमाणु के लिए दिया जाता है। तत्व के परमाणु के लिए, ये ध्यान रखना कि जब भी परमाणु संख्या आएगा
तो किसी तत्व की परमाणु के लिए होगा, और इस तत्व की परमाणु के लिए संख्या होगा, और संख्या तत्व के परमाणु के लिए प्रयोग होता है, और इसके द्वारा प्रयोग होता है, इसके द्वारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझा जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझा जाता है, ध्यान रखना। तो ये दो क्रिया जो समझना है, उसी के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल हो रहा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब भी यूज होगा तो एक तत्व के परमाणु के लिए होगा, और एक ऐसे परमाणु के लिए होगा जिसके द्वारा आप अभिक्रिया में ये समझ पाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, किसका रिडक्शन हो रहा। तो ये ध्यान रखना। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर है नंबर, ये एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जो वैज्ञानिकों ने डेवलप किया, और उस प्रक्रिया को नॉर्मली हम लोग बुक कीपिंग डिवाइस कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है बुक कीपिंग डिवाइस को। तो बुक कीपिंग डिवाइस होता है जो लाइब्रेरी में यूज होता, पुस्तकालय में, और लाइब्रेरी में हजारों पुस्तकें होती है, और उसमें लाइब्रेरियन उस पुस्तक को कोडिंग करके अरेंज कर देता है। आपको किसी पुस्तक की जरूरत है, आप बताएंगे उसको, तो उन हजारों बुक में से वो पुस्तक खोज करके आपको दे देता है कि वो पुस्तक कहां पर है, और आसानी से आपको वो प्रोवाइड करता है। तो कैसे करता है? तो एक कोडिंग किया जाता है पुस्तक का कि किस पुस्तक को किस खाने में रखना। तो जस्ट लाइक वैसे ही एक कोडिंग करके तत्वों के परमाणुओं को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जैसे बुक को डिनोट करते हैं, वैसे ही तत्वों को डिनोट करने के लिए इस नंबर का प्रयोग होता है। और बुक कीपिंग डिवाइस जो है, ये डिवाइस जो डेवलप किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, ये एक हाइपोथेटिकल मेथड है। हाइपोथेटिकल मतलब प्रयोगशाला में इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया विज्ञान में, और इस मेथड को यूज करके ऑक्सीडेशन एवं रिएक्शन को समझाने का प्रयास किया। तो ध्यान रखना कि हाइपोथेटिकल मेथड है, कोई एक्सपेरिमेंटल नियम कानून नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन को पहचान सकते हैं। तो इतना चीज ध्यान रखना। अब यहां क्या है कि जो नंबर, इसके बारे में 3-4 महत्वपूर्ण तथ्य, और यही ऑब्जेक्टिव में जीएस में पूछा जाएगा आपसे। ये 12 का सिलेबस है, लेकिन आजकल यूपीएससी में, बीपीएससी में पूछा जा रहा है एग्जाम, और हम चूंकि बीपीएससी को फोकस करके आपको बता रहे हैं, तो कुछ एडवांस चीजों को समझना होगा जो नॉर्मली आपको मैट्रिक लेवल में नहीं मिलेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैट्रिक में नहीं पढ़ना होता। तो ध्यान रखना कि थोड़ा सा ये एडवांस है केमिस्ट्री का, लेकिन आपको इतना जानना होगा चूंकि क्वेश्चन पूछे आपको कठिन ना लगे, आप बिल्कुल आसानी से बना सके। अब यहां ध्यान दें कि जब ऑक्सीडेशन नंबर की बात आती है तो हमने कहा हाइपोथेटिकल मेथड है। अब ये नंबर जो है, हमने कहा तत्व के परमाणु के लिए यूज होगा, और जो यूज होगा ये कई रूप में होगा। कभी ये धनात्मक होगा, ये ध्यान रखना है, कभी जो होगा ये पॉजिटिव होगा, कभी ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है, कभी ऋणात्मक भी होगा, कभी शून्य भी होगा, जीरो भी, और कभी भिन्नात्मक भी होगा। तो ये ध्यान रखना है 3-4 टर्म को, यही ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, तो सभी सही है। यूपीएससी में या बीपीएससी मल्टीपल चॉइस दे रहा है, तो एक से अधिक ऑप्शन जब सही होता है तो आंसर ई मारना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल। जो कठिन सेक्शन है, क्योंकि आपको समझना होता है कि नंबर है ये पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है कि जीरो होता है कि फ्रैक्शन, तो सब सही है, सब रूप में हो सकता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जब इस ऑक्सीडेशन नंबर को हम यूज करें, जब भी आपको लिखना होगा तो इस नंबर के साथ 2 चिन्ह देना होता है। अगर वो वैल्यू है तो उस वैल्यू में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग होगा। एक साइन लगाना होगा, तो एक धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह का यहां इस्तेमाल करना होगा, बिना इसके आप लिख नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि यहां जब भी लिखाएगा तो जैसे अगर लिखना होगा, तो अगर मान लिया एग्जांपल है कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है तो +5 लिखना होगा वो, अगर वो माइनस में है तो -5 लिखना होगा। तो ये ध्यान रखना, ये प्लस और माइनस देना जरूरी है, बिना इसके आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख नहीं सकते। तो ये साइन देना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ ध्यान रखना है कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है तो पॉजिटिव निगेटिव साइन लगा होता। अब यहां ध्यान दें कि जब आप किसी तत्व को यौगिक में लिखेंगे
और यौगिक में तत्व होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जब यूज होगा तो ऋणात्मक और धनात्मक जो चिन्ह होता है वो विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर होता है। ये ध्यान रखना, विद्युत ऋणात्मकता जो हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में। मैं आपको पीरियोडिक टेबल का भी महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको भी मैं बताऊंगा आगे के टॉपिक में। तो यहां ध्यान रखना है, विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर प्लस या माइनस चिन्ह का प्रयोग होता है, प्लस का या माइनस का। तो कौन किसको प्लस देना है और किसको माइनस देना है, इसका मेन आधार विद्युत ऋणात्मकता। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, तो यहां पर आया है तो हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा हो तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माने, जब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा हो तो उसको विद्युत धनात्मक मानते हैं, और जिसका ऋणात्मकता ज्यादा होता है उसको नेगेटिव साइन, और जिसका कम होता है उसका पॉजिटिव साइन। तो ध्यान रखना है कि जब आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखें और ऑक्सीडेशन नंबर लिखना हो तो उस समय आपको ध्यान रखना होगा कि जिस तत्व के परमाणु का मतलब तत्व का ऋणात्मकता ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, यदि निगेटिव होता है। ये ध्यान रखना। पहला पॉइंट कि जब किसी तत्व का ऋणात्मकता ज्यादा होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निगेटिव लेना, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। दूसरा ध्यान रखना है कि जब किसी तत्व का ऋणात्मकता कम होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव लिया जाए। तो तुलनात्मक देखना, कंपैरेटिव स्टडी करना है कि जब कंपाउंड लिखा हुआ हो उसमें दो तरह के तत्व हो, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको नेगेटिव लेना है। जब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव लेना। ऋणात्मकता का मतलब विद्युत ऋणात्मकता की बात आ रही है, इसको ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले सकता है उसको आपको नेगेटिव साइन देना, जो इलेक्ट्रॉन कम ले सकता है या त्याग कर सकता है उसको पॉजिटिव साइन देना। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि किसी भी तत्व का वैलेंसी मतलब पढ़े हम लोग संयोजकता के बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो किसी भी तत्व का संयोजकता तथा ऑक्सीडेशन नंबर भिन्न भिन्न राशि है, यह ध्यान रखना। कहने का मतलब कि अगर वो संख्या समान भी है तो उसको भिन्न भिन्न समझना, दोनों को एक नहीं मान लेना, क्योंकि बहुत सारे तत्वों का आपको वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सिमिलर मिलेगा। तो जब सिमिलर मिल जाए तो ऐसा लोगों को आभास होता है पढ़ने के दौरान कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज है, वैलेंसी पढ़ लिए तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिए वैलेंसी हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको समझना यह है कि संयोजकता बिल्कुल अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल अलग है, ये दोनों दो चीज है, इसको आप समान मान के नहीं चले। और ऐसे भी हमने जो यहां लिखा कि ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या भिन्नात्मक हो सकता है। भिन्नात्मक तो फ्रैक्शन में, मतलब पूर्ण संख्या में नहीं, 1/2, 2/3, 3/4 ऐसे हो सकता है। लेकिन वैलेंसी को जब देखते हैं तो वैलेंसी 0 होता है, धनात्मक होता है, ना तो ऋणात्मक होता है ना भिन्नात्मक होता है। वैलेंसी कभी भी माइनस में नहीं होगा और न ही कभी भी फ्रैक्शन में होगा। यहां पर धनात्मक या शून्य ही होगा जब भी होगा, और जो भी होगा वो पूर्ण संख्या होगा, कभी भी संयोजकता फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा। तो ऐसे भी पता चल रहा है कि संयोजकता जो है, ये संयोजकता की बात करें तो संयोजकता के बारे में अगर पढ़ना हो तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि संयोजकता जो होता है या तो धनात्मक होता है या शून्य होता है या ये पूर्ण संख्या होता, ये तीन ही तरह का हो सकता, ना निगेटिव होता है और ना भिन्नात्मक होता। तो ये
वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में कंफ्यूज नहीं करना। लास्ट में एक और पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता कि कोई तत्व है, कोई भी एक तत्व की बात किया जाए तो तत्व का अधिकतम मतलब चूंकि वैल्यू अलग अलग होता है तो अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर तत्व के वर्ग की संख्या के बराबर होता है, तत्व के वर्ग की संख्या के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, ये जो होगा वो अधिकतम जो वैल्यू होगा वो उसका वर्ग की संख्या होगा। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ग की संख्या, कि मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो वर्ग की संख्या होता है। तो ध्यान रखना कि तत्व एक ही है, उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, वो रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, किसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बना उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन उसका जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा पूरे केमिस्ट्री में वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा। मतलब एक कॉमन अगर ले लें कि मान लिया वो चौथे ग्रुप का है, पीरियोडिक टेबल चौथा ग्रुप में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम 4 हो सकता है, 4 से अधिक 5-6 नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व का अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर वर्ग की संख्या के बराबर होता है। तो इतना तो पहले आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें। इतना अगर आपको पता है तो इतना ही से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, इस टॉपिक से संबंधित, वो आप बना पाएंगे। अब आगे चलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे मन में बहुत सारी चीजें चल रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि जीवन आज जो जीना है बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। आज बहुत सफल व्यक्ति, एग्जाम में बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति, व्यापार में बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति भी अपने जीवन को सही तरीके से जी नहीं पा रहे। उसके कई वजह हैं और उसमें सबसे बड़ा वजह हमारा जीवन शैली है। लाइफ का जो स्टाइल हो गया है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया और उसमें खान पान बहुत इंपॉर्टेंट होता। जैसा शरीर में भोजन डालते हैं वैसा ही हमारा दिमाग, हमारा शरीर का विकास होता। और इसलिए भोजन पर बहुत ध्यान से आजकल जो समय चल रहा है बिल्कुल ध्यान रखें और उस रूप में भोजन को ग्रहण करें। और अगर आपको स्वस्थ रहना है, लॉन्ग लाइफ जीना है, जीवन में बहुत सारी बीमारियों से दूर रहना है, तो मैं भोजन में एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसको फॉलो करें और आप बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं और आपका जीवन काफी एनर्जेटिक, लॉन्ग लाइफ और काफी स्फूर्तिदायक और हमेशा खुश रह सकें। जिसमें आप 5 चीजों को कंट्रोल में यूज करें। अपने जीवन में जो भोजन करते हैं उसमें 5 भोज्य पदार्थों को अगर आप नियंत्रण से लें तो आप बहुत सारे चीजों पर विजय पा सकते हैं, जिसमें आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा। पहला है शुगर, चीनी, दूसरा है नमक, तीसरा ऑयल, तेल, चौथा घी और 5वां मैदा। मतलब 5 चीजों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। मैं पूरे बंद करने को नहीं कह रहा हूं किसी को, लेकिन नियंत्रण में लें, ज्यादा ना लें, कंट्रोल में लें और इवन कहें कि कम से कम इस्तेमाल करें। अगर इस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। इसको ध्यान रखना। और इस प्रकार मैं धीरे धीरे आपको इस तरह से कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आप अपने जीवन में हेल्थ को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। पढ़ाई में बहुत सारी चीजों को जो याद करने में दिक्कत होती है या किसी को कंसंट्रेशन नहीं बनता है, उसकी भी मैं बात करूंगा ताकि आप आसानी से अपने एग्जाम को या जो भी पढ़ते हैं उसको कॉन्सेप्चुअली समझ सकें और कैसे आप इसको अपने दिमाग में ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, इसकी भी मैं बात करूं। तो ध्यान रखना है 5 थिंग्स है, 5 चीजें अगर अवॉइड करते हैं तो जीवन में बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और आपके पास वो धन होगा जो धन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। स्वास्थ्य धन है। आज पूरा दुनिया हेल्थ के लिए चिंतित है, स्वास्थ्य के लिए चिंतित है और इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान रखें। तो चलिए इससे आगे की बात करते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ऑक्सीडेशन नंबर के मापन या उसको ज्ञात करने का तरीका, तो ध्यान रखना है
ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या के, ऑक्सीकरण संख्या के निर्धारण के तरीके, ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण ही लिख देता हूं, का निर्धारण कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझ लेना। अगर ये समझ लेते हैं तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ बचता नहीं आपको समझने के लिए, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। छोटा है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन अगर समझ जाएंगे इस टॉपिक से जो सवाल आएगा आप बना दें। अब यहां ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 5-6 पॉइंट मैं बता दे रहा हूं, वो 5 पॉइंट 6 पॉइंट होगा, उसको याद रखना है। पहला तो ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जब भी आता है तो वो एक एटम के लिए होता, एटम के लिए होता, ये ध्यान रखना। तो एटम के लिए प्रयोग होता, एटम के लिए प्रयोग होता है जो यौगिक में मौजूद होता है, यौगिक में मौजूद होता है। ये ध्यान रखना कि एक एटम होगा और वो एटम यौगिक में होगा, और जब यौगिक में होगा कोई एटम तो उसी के लिए ऑक्सीडेशन नंबर की बात आएगी। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर का प्रयोग होता है तो परमाणु के लिए होता है, हमने यहां भी कहा था। और ये परमाणु कहां होगा तो यौगिक में होगा। जैसे हम एग्जांपल लिखें, एग्जांपल से बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि कैसे हो रहा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं H2SO4, सब जानते हैं ये किंग ऑफ केमिकल्स है, रसायन का सम्राट कहा जाता है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में ये एक यौगिक है, कंपाउंड है जो एसिड के रूप में। अब इसमें आपको हाइड्रोजन का हो सकता है, सल्फर का हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है, किसी का भी आपसे पूछ सकता है। तो ऑक्सीजन का पूछे मतलब एक्स का, या सल्फर का पूछे या हाइड्रोजन का पूछे, तब आप बता सकते हैं, क्योंकि ये यौगिक में है। अगर अकेले है तब फिर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। तो जब भी होगा एटम के लिए होगा, और एटम कहां होगा तो यौगिक में होगा। तो ऐसे यहां याद ध्यान रखना है कि अगर H2SO4 है तो H2SO4 में आप यहां निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का कितना, आप निकाल सकते हैं सल्फर का कितना, या निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का कितना। तो इस प्रकार से आपसे यौगिक में मौजूद एटम के बारे में पूछा जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा ध्यान रखना है कि जब कोई तत्व, तत्व मतलब एलिमेंट, कोई तत्व मुक्त होता है, मुक्त होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एलिमेंट हो और मुक्त हो, मुक्त मतलब कंपाउंड के फॉर्म में नहीं, अकेले हो, किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा। जैसे सिंपल लिखें कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताएं तो 0 होगा। पूछ दे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, 0 होगा। पूछ दे लोहा का बताएं, 0 होगा। क्यों? क्योंकि सब अकेले अकेले कंपाउंड में नहीं। यहां सल्फर इसलिए क्योंकि ये कंपाउंड में मौजूद है, यहां फ्री है सब, हाइड्रोजन अलग, सल्फर अलग, आयरन अलग, ये सब अलग अलग, किसी के साथ कंबाइन नहीं। तो ध्यान रखना, तत्व जब मुक्त होता है तो ऑक्सीजन नंबर 0 होता। तीसरा पॉइंट कि जब कोई यौगिक होगा, तो जब कोई यौगिक होगा तो यौगिक का लिखेंगे, यौगिक का कुल ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होता। यौगिक अगर दिया हुआ है और यौगिक ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दे तो भी 0 होगा। जैसे यहां हम लिखें कि H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, तो H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि टोटल का पूछ रहा। अलग अलग आइटम का अलग अलग होगा, लेकिन टोटल का पूछेगा तो 0 होगा। जैसे पूछ दे कि जल का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं तो 0 होगा। पूछ दे कार्बन डाइऑक्साइड का बताएं तो 0 होगा। तो ध्यान रखना है कि जब कोई यौगिक हो और पूरा यौगिक ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो 0 होगा। तो तत्व मुक्त अवस्था में तो 0 है, यौगिक अगर है तो टोटल यौगिक का कुल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता। अब यहां ध्यान रखना है कि अगर कोई यौगिक में ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना।
कि कोई यौगिक हो और यौगिक में ऑक्सीजन हो तो उस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः -2 होगा। लेकिन यहां पर अपवाद है और अपवाद आपसे बार बार पूछेगा, एक्सेप्शन। सामान्यतः -2 ही होगा, लेकिन अपवाद क्या है? तो दो अपवाद है। एक है पर ऑक्साइड हो, मतलब ऑक्सीजन जो हो पर ऑक्साइड के रूप में हो तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो -1 होगा। और अगर पर ऑक्साइड के जगह सुपर ऑक्साइड हो तो ऑक्सीडेशन नंबर -12 होगा। यही हमने कह रहा था कि भिन्नात्मक होता है, जो संयोजकता भिन्नात्मक नहीं हो सकता। तो भिन्नात्मक होता है क्योंकि देख रहे हैं कि हाफ भी आया, पूर्ण संख्या तो है ही, कभी कभी हाफ भी है। यहाँ -2 है, यहाँ -12 है, यहाँ -1 है। तो ये ऑक्सीजन का ही अलग अलग कंपाउंड में जैसे आपसे पूछे तो ध्यान दें कि जैसे H2O में पूछे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड जल है और इसमें ऑक्सीजन का पूछेगा तो इस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है H2O में ऑक्सीजन का पूछे तो ये -2 है। लेकिन H2O के जगह ये पूछे H2O2 तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और तब इसमें पूछेगा तो इसमें ऑक्सीजन का -1 होगा। लेकिन H2O2 की जगह अगर ये पूछे NaO2, इसको कहते हैं सोडियम सुपर ऑक्साइड, तो सोडियम सुपर ऑक्साइड होगा तब यहां पर जो ऑक्सीजन का होगा ये -12 होगा। तो ये आपको तो पूरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन ऑक्साइड है, कौन पर ऑक्साइड है, कौन सुपर ऑक्साइड है। ये चीजें तो जाननी हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में कि पर ऑक्साइड का -1 होता है, सुपर ऑक्साइड का -12 होता है, और ऑक्सीजन अगर कोई नॉर्मल ये दोनों को छोड़ दें तो सब में -2 होता है। तो ऑक्सीजन का ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना है हाइड्रोजन का। तो ध्यान रखना है कि यौगिक में कोई यौगिक है और उस यौगिक में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है। ये ध्यान रखना। तो यौगिक हो और उसमें हाइड्रोजन का पूछ दे तो +1, एक नॉर्मल है। लेकिन यहां भी अपवाद है, और अपवाद क्या है? तो अपवाद बिल्कुल कॉमन है कि अगर ये हाइड्रोजन कोई कंपाउंड जो हो वो मेटल हाइड्राइड के रूप में हो, तो ये ध्यान रखना है मेटल हाइड्राइड, और मेटल हाइड्राइड होगा तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये बदल करके +1 से -1 हो जाएगा। तो हमने कहा वेरिएबल होता है, बदलता रहता है, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन सा है, कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। इसके आधार पर +-0 फ्रैक्शन हो सकता है। तो हाइड्रोजन का सामान्यतः +1 होगा, लेकिन एक अपवाद है कि मेटल हाइड्राइड है तो -1 होगा। जैसे हम एग्जांपल भी दे दें, जैसे एग्जांपल है H2O, तो ये नॉर्मल कंपाउंड है, इसमें अगर हाइड्रोजन का पूछे तो ये हाइड्रोजन का यहाँ +1 है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ मेटल हाइड्राइड, जैसे मेटल हाइड्राइड लिख के कैल्शियम हाइड्राइड CH2, तो यहाँ कैल्शियम मेटल है, ये हाइड्रोजन, और मेटल हाइड्रोजन के कंपाउंड को मेटल हाइड्राइड कहते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन का पूछे तो कैल्शियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ जो होगा, इसमें अगर हाइड्रोजन का पूछे तो इसमें हाइड्रोजन का +1 लिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है इतना। इसके अलावा दो और पॉइंट। पहला ध्यान रखना है कि यदि कोई यौगिक में कंपाउंड होना चाहिए और उस यौगिक में अल्कली मेटल हो, अल्कली मेटल, यौगिक में अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। यहां कोई वेरिएबल नहीं है, एक ही होगा +1। यौगिक होना चाहिए और यौगिक में क्या होना चाहिए? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ए ग्रुप, मतलब पहला ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल का है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उन सब का +1 ही होता है, कभी वेरिएबल नहीं होता। दूसरा ध्यान रखना, इसी में एक पॉइंट है कि कोई यौगिक हो और यौगिक में अल्कली मेटल के जगह अल्केलाइन अर्थ मेटल हो, अल्केलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? तो यहां जो आएगा ये +2 आएगा, ये ध्यान रखना। तो अल्कली मेटल होगा तो +1 और अल्केलाइन अर्थ मेटल होगा तो +2, ये दोनों को ध्यान रखना। लेकिन दोनों यौगिक में होना चाहिए।
ये जब भी होगा, क्योंकि हमने कहा यौगिक में ही किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखना है, लास्ट में मैं बता रहा हूं कि यदि कोई आयन हो, आयन, तो आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके आवेश के बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। तो कोई आयन होगा, आयन आयन, तो ये ध्यान रखना है आयन, और आयन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो उसके आवेश के बराबर, तीनों पॉइंट को ध्यान रखना है। यौगिक वाला को जिसमें एक अल्कली मेटल हो या अल्केलाइन मेटल हो या आयन हो। जैसे हम एग्जांपल दें तो एग्जांपल को समझना है आपको, हम यहां एग्जांपल दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम इसका देते हैं यौगिक में अल्कली मेटल का, तो अल्कली मेटल में जैसे NaCl एक कंपाउंड, नमक। अब नमक में अगर सोडियम अल्कली मेटल है तो यहां जो होगा सोडियम का +1 होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि अल्कली मेटल है, फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, और फर्स्ट ए ग्रुप वाले को अल्कली मेटल कहते हैं। अब यहां एग्जांपल में अगर कैल्शियम क्लोराइड हो, CaCl2, तो कैल्शियम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम। तो कैल्शियम का जो होगा इस ग्रुप का, तो फर्स्ट ए ग्रुप ये है, ये सेकेंड ए ग्रुप है, तो कैल्शियम का इसमें अगर पूछेगा तो कैल्शियम का जब भी होगा ये +2 होगा इस ग्रुप के सभी सदस्यों का। अब यहां पर अगर आयन को देखें तो जैसे एक दे दे सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, तो सल्फेट आयन का पूछेगा तो हमने कहा आयन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उसके आवेश के बराबर होता है, जितना उस पर आवेश है वह इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इस पर कितना आवेश है साथियों, दिख रहा है कि -2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो -2 ही होगा। तो यही इतना तथ्यों को ध्यान रखना, इतना अगर आप जानते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित कितना भी कठिन सवाल पूछिएगा बता दे। इसके दूसरे सेक्शन में जो अगला वीडियो आएगा इसके बाद वाला सीरियली में, तो वहां पर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन को समझाएंगे और इसके नंबर के द्वारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे समझते हैं, क्या हो रहा है, इसको समझाएंगे हम विशेष तरीके से। कुछ एग्जाम्पल को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यही पढ़ाई की बातें आज की वीडियो के माध्यम से। 5 चीजों को मैंने नियंत्रित करने कहा जीवन में, चीनी, नमक, तेल, घी और मैदा। ऐसे भी 3 चीजों को व्हाइट पॉइजन कहा जाता है, सफेद जहर। एक नमक है, एक चीनी है और मैदा है, जिसका हम आज बहुत ज्यादा प्रयोग अपने जीवन में कर रहे हैं। तो शुरुआत हमने किया है स्वास्थ्य से, क्योंकि स्वास्थ्य ही आज सबसे बड़ा इशू है किसी भी जीवन में, किसी के भी लाइफ में। फिर धीरे धीरे हम लोग और भी बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे जो देश हित में हो, और देश हित के खिलाफ हम कोई भी कदम ना उठाएं, यही हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत या प्रिंसिपल होना चाहिए। तो फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने आसपास सभी को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। थैंक यू।